अपने नागपुर के बद्दे भदंत दिसंग रक्षित के नाम से जाने जाते थे। वो गिट्टी खदान पर रहते थे। 5-6 भिक्षुओं में और वहाँ के ब्राह्मणों में फाइट हुई, मारपीट हुई। और फिर 92 में एक समिति स्थापन हुई, अखिल भारतीय बुद्धगया महाबोधि मावया। उस समिति के स्वयं भंते ससाई जी प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे। अब मेरा मानना या चिंता का विषय, सोचने वाली बात है कि जिस याक को हम लोग निरस्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उस मैनेजमेंट कमेटी में कोई जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो मुझे ये कहना है कि 93 में पिटीशन डालने के बाद विड्रॉ क्यों किया। इस कार्यक्रम में आकाश लामा को भी निमंत्रित करना चाहिए था। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर भंते ससाई जी को, आकाश लामा को, भंते बुद्धगया के जो प्रियपाल बनते उनको, बनते विनय चारा को, कई ऐसे जो लोग हैं आंदोलन के साथ रहे हैं, कुछ ग्रस्त भी, और जिसमें हर्षबोधी को बुलाकर एक डिबेट करने की आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल मेरी बहुत उम्मीद है उनसे। अभी तो मैं जिस तरह पहले सोचता था, लेकिन वो बहुत अच्छे विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा के, और पहला महाराष्ट्र का और नागपुर जिले का एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और उन्होंने जो SC ST के लिए काम किया है, अभी वकील लोगों के लिए काम किया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और महाराष्ट्र के धरती से एक परिवार से, गवई परिवार से, उनके पिताजी भी फेमस आदमी थे राजनीतिक, और बिहार के वो राज्यपाल भी रहे हैं। तो उनको भी हमने कहा था कि अगर ये फैसला होता है तो आपके द्वारा बुद्धों को मिलता है, तो आपका नाम सोनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। इसीलिए बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए, बाबा साहब का कारवा बढ़ाने के लिए, और 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने स्वयं दीक्षा लेकर 10 लाख लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, जो भूतो न भविष्य धम्म क्रांति की, मुझे लगता है कि 1 तारीख को मुझे लगता है 18 से 22 देश के लोग इस 1 अक्टूबर 2025 को दीक्षा भूमि में धर्मांतर का कार्यक्रम कर, दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, 1 अक्टूबर को सुबह दोपहर 12 बजे से तो रात को 10 बजे तक अभी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज हमारे साथ है बोधगया के चैरिटी ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भदंत हर्षबोधी। वंदमी बनती जी, सुखी मंगल। आज फिर से अपनी मुलाकात हो रही है। जो महाबोधि महाविहार बोधगया का आंदोलन जो अभी स्टार्ट है, ऐतिहासिक आंदोलन ये बन चुका है, तो उसके पीछे मैंने कुछ 2-3 ऐसी पॉइंट सुना हूँ, जो कि अनागारिक धम्मपाल जिन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया, तब से अभी तक के जो बीच के जो पॉजिटिव पॉइंट है, जिन्होंने आंदोलन उठाया, उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए कि आपके चैनल पर जितने भी आपके दर्शक हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा, मंगल मैत्री करना चाहूँगा। और मेरा नाम भदंत हर्षबोधी मास्तवीर, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भीमसेना का हूँ, माँ बोधि चैरिटेबल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जैसे आपने पूछा है कि ये आंदोलन का प्रारंभ कब और किस किस ने किया। 1891 में अनागरिक धम्मपाल जी द्वारा ये आंदोलन की शुरुआत हुई, और उन्होंने ये आंदोलन काफ़ी हद तक लड़ा। उसके बाद में 1988 में अपने नागपुर के बद्दे भदंत दिसंग रक्षित के नाम से जाने जाते थे, वो गिट्टी खदान पर रहते थे, नागपुर के। और 88 में उन्होंने बोधगया में आकर ये आंदोलन की शुरुआत की। यहाँ तक आंदोलन की शुरुआत की कि पहली बार 5-6 भिक्षुओं में और वहाँ के ब्राह्मणों में फाइट हुई, मारपीट हुई। क्या बात कर? और मारपीट हुई। कुछ जो ब्राह्मणवाद द्वारा जो लोगों को गुमराह कर रहे थे कि ये 5 पांडव है, ये है वो है,
उसके लिए उन्होंने सारा वो फेंक फाक कर दिया था। तो फिर भंते जी लोगों पर एफआईआर हुई थी, और एफआईआर होने के बाद उस वक्त इतना मतलब सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन रेडियो चल रहा था, आकाशवाणी रेडियो चल रहा था। तो वहाँ पर बिहार में कुछ वर्तमान पत्र में न्यूज़ छपी, ये महाराष्ट्र के कुछ भिक्षुओं को बौद्ध गया में महाबोधि महाविहार के इसके लिए प्रोटेक्ट किया, और हिंदू सन्यासियों मारपीट हुई तो इनको अरेस्ट किया गया। तो ये न्यूज़ आकाशवाणी पर भी आई। तो यहाँ पर उस वक्त दीक्षा भूमि के जो प्रेसिडेंट राष्ट्र गवई जी थे, और उनके साथ में मुझे लगता है भैया जी खैरकर थे। तो ये न्यूज़ छपने के बाद मुझे इतनी जानकारी है कि राष्ट्र गवई जी ने भैया खैरकर को जवाबदारी दी कि भाई आप लोग जाके देखिए क्या है। तो मुझे लगता है भैया जी खैरकर उस वक्त यहाँ से पटना गए और भिक्षुओं को रिहा कर दिया किसी न किसी तरह से। फिर ये आंदोलन उन्होंने 89 तक 90 तक चलाया, और 90 तक चलाने के बाद 1992 में भंते ससाई जी ने ये आंदोलन उनसे ले लिया, विसंगरक्षित भंते जी से। और फिर 92 में एक समिति स्थापन हुई, अखिल भारतीय बुद्ध गया महाबोधि महाविहार। उस समिति के स्वयं भंते ससाई जी प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे, और उन्हीं के अध्यक्षता में ये आंदोलन की शुरुआत हुई। उस आंदोलन के मुख्य सचिव भदंत आनंद महास्थविर थे, उनके साथ में प्रज्ञाशील भी थे, उनके साथ में दिल्ली के करुणाकर भी भंते जी थे, हम भी थे उस आंदोलन का हिस्सा। मौजूद थे वहाँ? हम भी हिस्सा रहे। यानी आपके सामने हुआ सब? ये होने के बाद मैंने उस आंदोलन को इतने करीब से देखा। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होते हुए भी 5 लाख तक लोग आए, केंद्र सरकार के विरुद्ध में, बिहार सरकार के विरुद्ध में, और दिल्ली में भी 18 महीने तक धरना चला। और बोध गया में ठंडी के दिन में लाखों की संख्या में लोग आते गए। तो ये बिहार सरकार, केंद्र सरकार का प्रभाव पड़ने के बाद, जब उस वक्त बिहार में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, तो 92 में ही इस आंदोलन के माध्यम से प्रभाव और लालू जी को निवेदन दिया। और जो अभी जयप्रकाश उद्यान है, उसमें नागपुर से पुतला, बाबा साहब का पूर्णाकृति पुतला 92 में वहाँ बिठाया जयप्रकाश उद्यान में। और 92 में से आंदोलन चलने के बाद 92, 93, 95, 96, 89 में कुछ है, 98 में मुझे लगता है ये लालू जी ने उनको BTMC मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें मेंबर बनाया। अब मेरा मानना या चिंता का विषय, सोचने वाली बात है कि जिस एक्ट को हम लोग निरस्त करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उस मैनेजमेंट कमेटी में कोई जाने की आवश्यकता नहीं थी। तो जहाँ तक मेरी समझ थी, जहाँ तक मुझे समझता था, तो मैंने हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उस वक्त हमारा उतना कोई वजूद नहीं था। भंते ससाई जी फेमस थे, भंते आनंद जी फेमस थे। तो उसके बाद में ये लोगों ने मैनेजमेंट कमेटी में गए, और इतना ही नहीं तो 6 साल तक अभी जो आकाश लामा के साथ भंते प्रज्ञाशील जी है, वो मैनेजमेंट कमेटी के सचिव रहे, जो भी आनंद लामा के साथ जो है, आकाश लामा के साथ, तो वो सचिव रहे, सुप्रीटेंडेंट रहे, मॉन्किंग चीफ रहे। और 24 साल बाद
मैं ये चाहता हूँ कि सेक्रेटरी रहने के बाद इतना ही नहीं तो बनते सुरेश ससाई जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी तो उस वक्त बनते सुरेश ससाई जी को अल्पसंख्यक का सदस्य बनाया गया। अब आप एक बात बताइए, मुझे लोगों को ये जानकारी देना है, तो इसके पहले ये आंदोलन मैंने अपने करीब से देखा है और उसका परिणाम भी देखा है। मैं कभी कभी रोक ठोक बोलता हूँ तो लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती, मेरी बात बर्दाश्त भी नहीं करते, लेकिन सच्चाई बोलना अगर गुनाह है तो मैं बार बार गुनाह करूँगा सच बोलकर। वही आप बता रहे हो ना। तो क्या हुआ, 93 में बनते ससाई जी ने पिटीशन डाला था, 92 में आंदोलन शुरू हुआ, 93 में एक याचिका डाली और वो कुछ कंडीशन पर 6 महीने के बाद विड्रॉ कर दिया, बराबर है। तो ये ऑटोमेटिक आंदोलन खत्म हुआ। बनते ससाई जी में माइनॉरिटी गए, बनते प्रज्ञाशील 5-6 साल तक कमेटी में रहे। तो बनते ससाई जी ने 2001 में राजीनामा दिया। महाबोधि महावीर मुक्ति आंदोलन समिति का अध्यक्ष थे और अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ के भी अध्यक्ष थे। तो दोनों का राजीनामा दिया और भंते आनंद जी को सौंप दिया। तो उस वक्त भंते आनंद जी ने अध्यक्ष होने के बाद हमको भी राष्ट्रीय मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया और हमने पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह सभाएं ली। सोलापुर हो, कोल्हापुर हो, पूना हो, नासिक हो, धुळे हो, मुंबई हो, भुसावल हो, जलगांव हो, ऐसे कई जगह, अहमदाबाद हो, जामनगर हो, ऐसे कई जगह हमने महाबोधि महाविहार के लिए हमने जन जागृति राष्ट्रीय अधिवेशन किए। तो उसके बाद 2010 तक मैं उनके साथ रहा, लेकिन मैंने देखा कि ये आंदोलन का परिणाम कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं अपने आप को विड्रॉ कर दिया। कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है, आप बहुत पुरानी बात में चले गए। 88 के बारे में आपने जो बताया, फिर बाद में 89 पे वो आंदोलन बेचा गया, ऐसा बताया आपने। नहीं, मैं तो रीजन क्या था उसके पीछे? नहीं, वो बनते दिसंगा जी थे जी, तो एक नागपुर के थे जी, और वो महाराष्ट्रियन थे। हाँ, तो उनके पास तो इतना धन संग्रह नहीं था, जी, लेकिन ये जो भंते जी है ये जापान से थे, तो इनके पास ये था। तो हमको भी लगा कि भाई एक जापान का आदमी भारतीय बौद्धों के मुक्ति विहार के लिए लड़ाई संघर्ष कर रहा है, तो क्यों ना उनको हम लोग सपोर्ट करेंगे। बराबर, तो वो तो हीरो बन गए ना। हाँ, और हीरो बनने के बाद आंदोलन तेज भी हुआ, लेकिन ये षड्यंत्र के साथ आंदोलन की तोड़ने की साजिश हुई। जी, अब मैं ये एक मुद्दा यहाँ बता रहा हूँ। अब अभी वर्तमान में जो आंदोलन चालू हुआ आकाश लामा जी के नेतृत्व में, तो हमने आंदोलन का कभी विरोध तो किया नहीं। बराबर, हमने आंदोलन चाहते हैं, जी, लेकिन आंदोलन का रिजल्ट आना चाहिए, हमारा ये था। बराबर, अब आंदोलन जो कर रहे थे उनके लीडरशिप पर, उनके साथ जो प्रज्ञाशील जो 6 साल रहा, फिर हमको विश्वास नहीं बैठ रहा था कि कहीं मैनेजमेंट कमेटी में जाने के लिए प्रयास तो नहीं कर रहे, तो मेरा अपना विश्वास नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए मैं आंदोलन के विरोध में था, उनके विरोध में था। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने कि भंते हर्षबोधि जब आंदोलन का विरोध कर रहे, आपको भी पता है कई सोशल मीडिया में मेरे नाम से RSS का ये हो ये करके अटकेले लगाते रहे। मुझे ये बताना है, जब मैं पूरे 2001 से पूरे भारत में सभाएं ले रहा था आंदोलन की, तब मैं RSS का नहीं था क्या? तब मैं संघ का नहीं था क्या? तो कहने का मतलब मेरा ये है, अभी जो आंदोलन हुआ, अगर वो आंदोलन महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए है, मन से, पवित्र मन से, शुद्ध मन से, समर्पण भाव से, तो आंदोलन सक्सेस होता था। लेकिन ये आंदोलन
आंदोलनकारियों में लालच था, लोभ था, स्वार्थ था और ईगो था। इसके वजह से ये पूरा देश में फैला हुआ आंदोलन 2-3 महीने के बाद सड़क पर आ गया। अभी कुछ इसका वजूद नहीं है। अब ये आंदोलन के नाम से कई फाड़ हुए हैं। एक भंते सुमित रत्न का हुआ है, एक राजेंद्र पाल गौतम के राहुल का हुआ है, तीसरा आकाश लामा का है ना, चौथा कोई और है। तो ये सरकार पर इसका प्रभाव नहीं हो रहा है। गुट में बट गया ना, ये वो देख रहा है कि सरकार ये देख रहा है कि इनका आपस में यूनाइटेड नहीं है, ये संगठित नहीं है। और वीआर दे तो किसको दे, ये भी सवाल आता है। और देने के बाद कौन चलाने वाले लोग हैं? अभी से इनके आपस में फाइटिंग है, बाद में वो तो बाद में बैठने के लिए भी झगड़े होंगे। तो बिहार सरकार ने इस आंदोलन को संज्ञान में नहीं लिया। यहाँ पर दूसरी एक बात है कि बनते जब माइनॉरिटी से कार्यकाल खत्म हुआ, अब भंते ससाई जी के पास तो फिर कोई चारा नहीं रहा। तो उन्होंने फिर, मुझे लगता है बनते आनंद जी अध्यक्ष थे और लाल बुद्धा टीवी था, तो ये दोनों के माध्यम से दिल्ली में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और उस आंदोलन में भारत के विभिन्न राज्य से करीबन 50-70 हज़ार लोग आए थे। उस वक्त भंते ससाई जी भी धरने पर बैठे थे जंतर मंतर पर। उस वक्त मैं भी गया था, तो मैं मिला और देखा। तो फिर बाद में भंते ससाई जी ने 2013 या 12 में पिटीशन डाला, आज जो पिटीशन पर चर्चा हो रही थी। तो मुझे ये कहना है कि 93 में पिटीशन डालने के बाद विड्रॉ क्यों किया, एक सवाल ये है। बाद में जब आपको हटाया गया, आपको किया गया, तो फिर बाद में 2012 या 13 को आपने पिटीशन क्यों डाला? ठीक है, अब वो पिटीशन डाला तो अभी तक पिटीशन डालने के बाद उस पर ना हेयरिंग हुई थी, ना चर्चा हो रही थी, ना कौन क्या हो रहा उसको कोई संज्ञान में नहीं था। लेकिन एक बात है, इस आंदोलन से जो विनय चारा सामने आया और कई राज्य में उन्होंने सभा लेकर वो आह्वान किया, 12 तारीख 12 लाख लोग, तो ये भी हो गया था। तो इस वजह से क्या हुआ, सरकार पर प्रेशर आ गया। बिहार सरकार हिल गई, डर गई। अगर 12 लाख लोग आते हैं तो क्या होगा? हाँ, इसलिए सरकार हिल गई। और फिर एक तरफ बुद्ध जयंती आ रही थी, तो विनय चारा भी आया। विनय चारा आया, उन्होंने आपस में क्या हुआ पता तो नहीं, लेकिन 9 तारीख को आंदोलन स्थगित कर दिया। अब एक तरफ विनय चारा का कहना था कि भाई मैं इस शुरुआत में आंदोलन में हूँ, तो मुझे विश्वास में नहीं ले गया। उसकी भी अपनी बात सही है कि भाई हमको विश्वास में नहीं लिया, तुम स्थगित करने वाले कौन है? तो इधर चंद्रबोधी पाटिल थे, उसमें आकाश लामा थे, प्रज्ञाशील भी थे, कुछ समता सैनिक दल के भी लोग थे। और ये जाहिर कर दिया पुलिस स्टेशन के सामने प्रशासन के। और उसके बाद में विनय चारा ने आवाज़ उठाई कि नहीं, ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे, चालू रखेंगे। तो दोनों में तो फाइटिंग हुई ना, बराबर। और दोनों में फाइटिंग हुई तो उसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ तक हुआ गया कि इन लोगों का इतनी ज़बरदस्त फाइटिंग हुई आपस में कि मैं बोल नहीं सकता टीवी पर, चैनल पर। लेकिन उसके बाद में विनय चारा जो आगे बढ़ रहा था, एक तरुण लड़का है, एक क्रांतिकारी है, समर्पण भाव है, बोलने का वजूद है, पढ़ा लिखा लड़का है। तो इन्होंने, उनके फेवर में लोग जाएंगे और हमारा नकाब उतरेगा, बराबर। आकाश लामा को लगा होगा, प्रज्ञाशील को, इसलिए षड्यंत्र के तहत उनको जेल में बंद कराया गया। जेल में बंद कराया गया। जेल में बंद करने के बाद किसी भी भारत के जो भी जितने संगठन हैं, बेचारे उन्होंने आवाज़ किया कि रिहा करो, लेकिन कानून की प्रक्रिया होती ना, तो कानून की प्रक्रिया में किसी ने भी उसको मदद नहीं किया ना। तो कह रहे थे, हमने एक वीडियो देखा था उनकी, उन्होंने ये भी कहा था कि भंते विनय चारा खुद जेल में रहना चाहते हैं, और उनके तरफ से भी वकील की टीम आई थी, ये उन्होंने कहा। ये मैं बता रहा हूँ, मैं गवाह हूँ जी। अगर वो बोलते हैं तो सामने आ जाए, उनके वकील भेजा कि नहीं भेजा मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन ये साफ झूठ बोल रहे हैं। अगर विनय चारा एक धर्मगुरु जेल के अंदर है तो धर्म की बदनामी है ना।
हाँ, एक धर्मगुरु को क्रिमिनल बना के तुमने अंदर डालने का प्रयास किया तो धर्म का ही अपमान है ना। तो अगर आपके मन में करुणा होती तो आप जाते इधर उधर सभा लेने के बजाय, पैसे के लेने के बजाय वकील लगाते, उनको बाहर निकालने के लिए प्रयास करते। लेकिन यहाँ तक मुझे मालूम है कि विनय चारा की टीम को भी जब हमारा नाम सामने आया, वो भी सही स्पष्ट बोल रहा हूँ, वो भी हमारे से ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके लोकल लोगों ने बताया कि बनते अरसोबुद्दे आपको मदद कर सकते हैं, तो ये लोग मेरे पास आए और हमने जो मदद किया अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। विनय चारा अभी 16 तारीख को आ रहा है, वो स्वयं बताएगा कि बनते अरसोबुद्दे क्या है, बनते अरसोबुद्दे ने क्या मदद की, बनते अरसोबुद्दे ने मदद की कि नहीं, वो तो बताएगा ना। लेकिन महत्व का मुद्दा मैं यह बताना चाहता हूँ, अभी जो आंदोलन हो रहा है बुद्धगया का, तो मैं एक धर्मगुरु होने के नाते, एक जवाबदार भिक्षु होने के नाते, और बुद्धगया में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बुद्धगया में रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपस में गट तट और अलग अलग फायर न करते हुए एक जगह बैठने की ज़रूरत है। और वो भी आंदोलन के लिए जो मोदी महावीर चाहते, उसका मन शुद्ध है, उसका मन निर्मल है, वो समर्पण भाव है, आसक्ति नहीं, लालच नहीं, मोह नहीं है, ऐसे ही लोग बुद्धगया का माबोधी महावीर मुक्त करने के लिए सामने लोग आना चाहिए। ये बुद्धगया के नाम पर चंदा और धंधा, अब लोग कन्फ्यूजन है। एक तरफ विनय चारा जेल से रिहा हुआ है, महाराष्ट्र में आ रहा है, तो लोगों का आकर्षण है, लोग जानना चाहेंगे उसके साथ क्या हुआ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि 16 तारीख का कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। और लोगों ने आपने दिल्ली में आह्वान किया था कि 16 तारीख को बड़ी सभा बनते विनय चारा जी की नागपुर में होंगी, तो उसके बारे में बताइए। मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने बोला था, अभी यहाँ पर जो भी बुद्धिस्ट समन्वय संघ के जो पदाधिकारी है, उन्होंने जो 16 तारीख का प्रयास किया है वो अच्छा है। कुछ लोग विरोध भी करते होंगे, और हमारे समाज के लोगों को मैं यही समझाऊंगा कि देखिए, कार्यक्रम जो करता है वो उसको बहुत तकलीफ होती है। नाम मात्र और प्रसिद्धि के लिए नहीं होना चाहिए, अपना कर्म से पूजा होती है। अगर कर्म करेगी तो तुम्हारी पूजा होगी ना, अगर कर्म नहीं करोगे क्या पूजा होगी। ये पैम्पलेट में, पोस्टर में छपने से कोई होगा तो पुरता लोग बोलेंगे हाँ भाई देख रहे, लेकिन कर्म की पूजा होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये 16 तारीख का कार्यक्रम, जिसमें मैंने भीमराव जी को भी, अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब के पोते भीमराव अंबेडकर बहुत अच्छे हैं और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष है, और बाबा साहब की द्वारा ये संस्था स्थापित है, तो उनका भी नाम होना चाहिए। उसको भारतीय बौद्ध महासभा को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारा बाबा साहब के द्वारा स्थापित है। तो जो भारतीय बौद्ध महासभा के जो लोग हैं, चाहे उनके मन में कुछ ठेस लगी हो, चाहे उनको नाराज़गी है, तो उन्होंने उस नाराज़गी को दूर करना चाहिए। और मेरे माध्यम से भीमराव जी को 16 तारीख को कार्यक्रम में आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, कुछ भिक्षु भी लोग आएंगे, और सुचारू रूप से कार्यक्रम होगा। उसमें चिंतन मनन होगा, माबोधी महावीर मुक्ति के लिए किस तरह से प्लानिंग किया जाए, किस तरह से रणनीति बनाई जाए, ऐसी चर्चा होनी चाहिए। मैं तो ये चाहता था कि इस कार्यक्रम में आकाश लामा को भी निमंत्रित करना चाहिए था, सभी को निमंत्रित करना चाहिए था। पॉम्पलेट में नाम देखा था मैंने उनका। हाँ सीट मैं ये, और दूसरी बात मैं एक कहूँगा, आप लोग चैनल वाले हैं तो कहूँगा कि एक बार नागपुर के कर्मभूमि पर, बाबा साहब की धम्म भूमि, क्रांति भूमि है ना, धम्म चढ़वड़ तो यहाँ से शुरुआत हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर भंते ससाई जी को, आकाश लामा को, भंते बुद्धगया के जो प्रेपाल बनते उनको, बनते विनय चारा को, कई ऐसे जो लोग हैं आंदोलन के साथ रहे हैं, कुछ ग्रस्त भी, और जिसमें हर्षबोधी को बुलाकर एक डिबेट करने की आवश्यकता है। तो डिबेट होगा तो आमने सामने चर्चा होगी, हाँ, सच भी आ जाएगा, झूठ भी आ जाएगा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं तो डिबेट के सामने टिकूंगा नहीं ना, लेकिन कागज़ के साथ आना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने कई बार बोला, लाट बुद्धा को बोला, आवाज़ इंडिया टीवी जो अपने चैनल है, इन लोगों ने प्रयास करना चाहिए था।
आकाश लामा को बुलाना चाहता, प्रज्ञाशील को बुलाना चाहता, ससाई जी को बुलाना चाहता, आनंद बंती जी को बुलाना चाहता, हर्ष मोदी को बुलाना चाहता, अभी वर्तमान में विनय चारा को बुलाना चाहता। तो ये हो सकता है, तो समाज में क्या है, एक अच्छा मैसेज जाएगा। और अभी समाज ये चाहता है कि हम लोग संगठित होकर काम करें। और रही बात न्यायपालिका की, जो आपने पूछा, तो आकाश लामा भी कहता है मेरा पिटीशन है, और अन्य लोग भी कहते हैं मेरा पिटीशन है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ वकीलों के साथ फोटो निकाल कर वायरल होता है, लेकिन सच्चाई तो कोई बता नहीं रहा ना। अभी 5 तारीख को डेट थी कोर्ट की, 29 जुलाई को ही हियरिंग होने वाली थी, फिर 5 तारीख दिया, फिर एक किया। तो मेरा कहने का मतलब है ऑलरेडी वो पिटीशन एक तो डिसमिस होगा, खत्म कर दिया जाएगा। इसमें कई कारण है। अभी बीच में सूर्यकांता कुमारी ने भी एक याचिका डाली थी, तो उनका तो रिजल्ट पेपर में आपने देख लिया कि ऊपर से आए, डायरेक्ट नीचे से आना चाहिए। तो क्या होने वाला हमको देख रहे। लेकिन हम लोग अभी वर्तमान में सोच रहे, मैं एक भीमसेना जो पहली बुद्धिस्ट राजनीतिक पार्टी है, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते मैं यह प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे भीमसेना के माध्यम से एक माँ बोधि महाविहार के लिए एक अच्छा पिटीशन डालेंगे। मैं भारतीय बौद्ध महासभा के जो कार्य अध्यक्ष है भीमराव जी, उनसे भी चर्चा करूँगा, उनको भी कहूँगा कि हम लोग मिलकर एक अच्छा पिटीशन डालेंगे और एक अच्छे वकील को रखेंगे, और ये स्ट्रांग पिटीशन होगा। और दूसरा है कि संविधान में बहुत हमारी जो बेसिक लड़ाई है, वो बेसिक लड़ाई भी हम लड़ना चाहेंगे। तो मैं इतना ही आज ये कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी जो 16 तारीख का जो कार्यक्रम रखा गया है, तो भीमराव जी को मालूम हुआ, कुछ भारतीय बौद्ध महासभा के जिनके कार्यकर्ता उनको फ़ोन भी किए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि बनते हर्षबुद्धि का मुझे जो आदेश है, मैं उस आदेश के लिए कार्यक्रम में आ रहा हूँ, और उनका टिकट भी बनाया गया है, और यहाँ से वो हैदराबाद जाने वाले हैं। और मैं भी 9 तारीख को हमारी मीटिंग है मुंबई में भीमराव जी के साथ, उसमें विनय चारा भी आएंगे। तो हमारा चिंतन मनन करेंगे, बाउंडिंग करके इस आंदोलन को किस तरह से अंजाम देना है और कैसी रणनीति बनाना है, और इस तरह का प्लानिंग करने का मेरे दिमाग में है। अभी फ्यूचर में सीजेआई गवई साहब अभी न्यायाधीश है, उनसे कुछ उम्मीदें हैं आपकी? हाँ बिल्कुल, मेरी बहुत उम्मीद है उनसे। अभी तो मैं जिस तरह पहले सोचता था, लेकिन वो बहुत अच्छे विचारधारा, अम्बेडकरवादी विचारधारा के, और पहला महाराष्ट्र का और नागपुर जिले का एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस होना, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और उन्होंने जो SC ST के लिए काम किया है, अभी वकील लोगों के लिए काम किया है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। और हो सके तो अगर उन्होंने इस बात को ध्यान में लिया, तो वो बुद्ध गया का माँ बोधि जो विहार है, बुद्धों को सौंप सकते हैं। बस वहाँ तक उनके तक बात हमारी पहुँचना चाहिए, हम वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। अभी मैं उनसे मिला नहीं, मेरे पास नंबर है, लेकिन मैं कभी करता हूँ तो फ़ोन उठाते नहीं। इतने बड़े आदमी कैसे फ़ोन उठाएंगे, उनका भी अपना प्रोटोकॉल होता है। लेकिन मेरा उनका विश्वास है, अगर वो ये बात उनसे चर्चा होती है, और उनका कार्यकाल भी बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग भीमसेना के माध्यम से एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से गवई साहब को अगर ये संज्ञान में लेते हैं, तो वो फैसला दे सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि महाराष्ट्र के धरती से एक परिवार से, गवई परिवार से, उनके पिताजी भी एक फेमस आदमी थे राजनीतिक, और बिहार के वो राज्यपाल भी रहे हैं। तो उनको भी हमने कहा था कि अगर ये फैसला होता है तो आपके द्वारा बुद्धों को मिलता है, तो आपका नाम सोनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। अब वो तो नहीं रहे, लेकिन उनका लड़का, उनका बेटा आज इतने बड़े पद पर गए पहुँचे, तो शायद वो भरपाई, शायद वो अधूरा काम
पूरा वो पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा उम्मीद है और विश्वास भी है। एक मेरा आखिरी सवाल है, अभी जो गुटबाजी चल रही है हम देख रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो प्रबुद्ध भारत का सपना देखा, अभी जो गुटबाजी देख के सपना कैसा पूरा होगा, इस बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, मैं 50 साल हुए, मैं अपने जीवन में भिक्षु संघ में 43 साल हुए, 43 ईयर्स। अब देखिए, मैं अभी 59 साल का हो गया, तो कई पार्टी के साथ बैठा उठा, लेकिन मुझे ऐसा एजेंडा नहीं दिखा। लेकिन मैं राकेश धारगावे का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे श्रीधर साळवे जी से मिलाया, और जो भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे चर्चा करने के बाद मेरा विश्वास मनोबल बढ़ गया, और मैंने तुरंत जितने भी पद हैं उनको रिजाइन कर दिया, और मैंने कहा कि मैं अभी भीमसेना के लिए काम करूंगा, क्योंकि भीमसेना का एक एजेंडा भारत को प्रबुद्ध करने का एजेंडा है, और भिक्षु को प्रोटेक्ट करने का है, भिक्षु को संगठित करने का है, भिक्षु को बल देने का है। तो ये पहला भीमसेना का उद्देश्य है कि आज तक किसी पार्टी ने भिक्षु के बारे में सोचा नहीं, उसके रहने के बारे में सोचा नहीं, उनके हॉस्पिटल के बारे में सोचा नहीं, उनके रहने के विवास के बारे में सोचा नहीं, उनके प्रवास के बारे में सोचा नहीं। तो ये भीमसेना एक ऐसा पार्टी है जिन्होंने सोचा कि भिक्षु संघों को ही हम लोग संगठित उसको मजबूत करेंगे, और जब प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है तो आवश्यकता किसकी? भिक्षु संघ की। तो जब भिक्षु संघ ही नहीं होगा तो प्रबुद्ध भारत कैसे निर्माण होगा? तो बुद्ध समाज का निर्माण करना, भिक्षु संघ का निर्माण करना, ये एजेंडा भीमसेना का लगा, इसलिए मेरे दिमाग में भीमसेना बैठ गई। अब मेरे दिमाग में सोते जागते खाते टाइम भीमसेना ही है, और प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। इसलिए बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए, बाबा साहब का कारवा बढ़ाने के लिए, और 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब ने स्वयं दीक्षा लेकर 10 लाख लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा दी, जो भूतो न भविष्य धम्म क्रांति की, उस धम्म क्रांति को बढ़ाने के लिए भीमसेना ने 1 अक्टूबर 2025 को 5 लाख लोगों को धम्म दीक्षा का आयोजन करने का मन बनाया है। और उसमें पूरे महाराष्ट्र के जो ख्यातनाम गायक है उनके द्वारा प्रबुद्ध भारत के गीत बनाओ, प्रबुद्ध भारत निर्माण के लिए गीत बनाओ। बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छे गीत गाए हैं, लेकिन प्रबुद्ध भारत, और बाबा साहब का सपना था कि दीक्षा देने के टाइम बोला कि मैं प्रबुद्ध भारत का निर्माण करूंगा, तो ये कारवा कौन पूरा करेगा? भिक्षु संघ ना। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 1 तारीख को मुझे लगता है 18 से 22 देश के लोग इस 1 अक्टूबर 2025 को दीक्षा भूमि में धर्मांतर का कार्यक्रम कर, दीक्षा का कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग। 1 अक्टूबर को सुबह दोपहर 12 बजे से तो रात को 10 बजे तक अभी कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी, चर्चा होंगी, कौन उद्घाटक होंगे, कौन अतिथि होंगे, कौन से देश के भिक्षु आएंगे, सारा डिटेल हम लोग प्रोग्राम देंगे। और ये अभी मुझे लगता है उनके सपनों को साकार करने के लिए मेरा जीवन जब तक है, मैं बहुत जवाबदारी से बोल रहा हूँ, मेरा जब तक जीवन है तब तक भीमसेना से ही काम करूँगा, और भीमसेना में रहूँगा, और श्वास भी आखिरी श्वास तक भीमसेना में ही चले जाएंगे। और जिंदगी बचे काम के लिए, मरना तो है, कौन बचने के लिए आया है? मरना है, लेकिन कुछ करके मरना है। तो ये भीमसेना मुझे मिली है, इसलिए प्रबुद्ध भारत का हमारा एजेंडा है, और प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए हमारे बुद्ध गया से हर स्टेट से अभी मैं जोड़ने वाला हूँ। अभी मैं कर्नाटक बात किया, मैंने आंध्रा में बात की भिक्षुओं से, मैंने गुजरात में बात की, मैंने हरियाणा में बात की, हर जगह के भिक्षुओं से बात की, और भिक्षु को जोड़कर भीमसेना में हम लोग प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए पूरे भारत में काम करेंगे। ये तो हमारी शुरुआत है। हो सकता है हम थोड़ा सा आर्थिक बल हमारे पास नहीं है, इकोनॉमिकल, लेकिन हम समाज को आह्वान करेंगे कि हम भारत को प्रबुद्ध भारत निर्माण करने के लिए, बाबा साहब का सपना साकार करने के लिए हम जा रहे हैं। तो आपका योगदान और भिक्षु को मजबूत बनाने के लिए, भिक्षु संगठित होने के लिए ये बहुत बड़ा कदम है। मैं आपको बोल रहा हूँ, 43 साल में हर पार्टी से लोगों से मिला, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला। इसलिए मैं भीमसेना के जो अध्यक्ष है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि भीमसेना राजनीतिक पार्टी का नाम लेने के लिए उनको भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। ये सादी बात नहीं है,
ये भीमसेना एक उभर के आएगी। और जब भीमसेना का नाम है, जब बाबा साहब का नाम है, और कौन उसको इग्नोर करेगा? सबको हमारे छत के नीचे आना पड़ेगा। इसलिए प्रबुद्ध भारत का निर्माण बहुत जल्दी होगा, जोश के साथ होगा। इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आने वाले 1 अक्टूबर को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिख समुदाय के, भटके विमुख समुदाय के लिए बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करेंगे। और अभी तक जिन लोगों ने दीक्षा दी और ली, वहाँ तक नहीं रुकेंगे। भीमसेना दीक्षा देने के बाद उसको संवैधानिक दायरे में लाने का प्रयास करने वाली है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि बुद्ध समाज जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग देकर, योगदान देकर इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए सामने आए और अपनी दान पारमिता पूर्ण करें। साथ ही साथ ये आने वाले 16 तारीख को ये भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी हजारों की संख्या में आए और उसको योगदान करें, उसको पॉजिटिव रूप से सोचे और पॉजिटिव रूप से विचार करके उस कार्यक्रम में क्या चिंतन हो रहा, क्या मनन हो रहा, उस विचार और मार्गदर्शन सुनने के लिए सुरेश भट्ट सभागृह में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद बंटी जी। सुखी हो, नवोदय, जय भीम। दोस्तों, आज की चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नवोदय।